बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब ये एक और बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या हमें वहाँ परफॉर्मेंस करवाई जाएगी और क्या जो है हमने पूरा पूरा टेबल याद करके जाना है और अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही वहाँ पे लाइट और लोड शेडिंग है फॉर इंस्टेंस किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे बिजली का बैकअप मौजूद नहीं है, बिजली नहीं है और वहाँ पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट आ जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? ठीक है। अब ये बच्चों के बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि क्या हमने रट्टा मार के जाना है और क्या-क्या आइडिया हमें होना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वरना मोस्टली एफएससी के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बैटरीज पे हो जाते हैं, यानी कि जो सेल होता है 1.5 वोल्ट का वो रिक्वायर होता है। और जो कुछ एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो एग्जामिनर उनको चेंज करके दूसरा एक्सपेरिमेंट दे देता है। अब मैं ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ और साथ-साथ मैं आपको थोड़ा-सा उनका आइडिया भी देती जाती हूँ कि क्या चीज़ इसमें आपको लर्न करनी है, कैसे लर्न करनी है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले ऑलरेडी पता होनी चाहिए। पार्ट 1 के एक्सपेरिमेंट्स देखें, अभी हमने डिस्कस किया था कि 16 एक्सपेरिमेंट आपने करके जाने हैं। अब ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर है, इसका बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें आपने आइडिया ज़रूर रखना है कि आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को किस तरीके से लेना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद जो रीडिंग आती है, मिसाल के तौर पर जो आपको कॉलेज में जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, उस वक़्त आपको सपोज़ जो सिलेंडर मिला उसकी लेंथ 2.5 थी और उसका जो डायमीटर था वो 0.7 था। अब हो सकता है आपको बोर्ड में वो वाला ना मिले सिलेंडर, वो सिलेंडर जो आपको मिले उसका रेडियस कुछ और हो और उसका लेंथ कुछ और हो। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये सोचती हैं कि मैं पूरा टेबल लर्न करके जाऊँगी और वो वैसे ही वहाँ पे लिखाऊँगी, तो आपका एग्ज़ामिनर अगर आपकी डायमीटर चेक करने या लेंथ चेक करने और वो वहाँ पे क्या करता है, एग्ज़ामिनर आपकी टेबल पे आता है, कहता है अच्छा जी, एक रीडिंग लिखी हुई है आपने, क्या लिखा हुआ है आपने? आपने लिखा हुआ है 2.5 लेंथ ऑफ सिलेंडर। अब वो कहेगा मुझे ज़रा ये सिलेंडर डाल के दिखाइएगा और मुझे दिखाइएगा क्या यही रीडिंग आती है? अगर तो आपकी रीडिंग वही आती है ना, तो फिर तो वो यहाँ पे टिक लगा देगा। लेकिन अगर आपकी रीडिंग वो नहीं आई, तो वो यहाँ पे फ़ेक रीडिंग लिख देगा और वो फिर बोर्ड में जब पेपर चेक होने जाएगा, तो उनको पता लग जाएगा कि बच्चे ने याद की हुई रीडिंग लिखी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हैं, जिनमें किसी बिजली की ज़रूरत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। रीडिंग लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए, लेकिन रीडिंग आपने वहाँ पे मौजूद जो सिलेंडर है, उसकी ही लेनी है। सेम यही मेथड, सेम यही तरीका जब आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें डायमीटर ऑफ सफ़ियर और डायमीटर ऑफ वायर है, उसमें वहाँ पर जो वायर मौजूद है या वहाँ पे जो सफ़ियर मौजूद है, सफ़ियर भी कई साइज़ेस के होते हैं, तो आपने उसके मुताबिक ही वहाँ पर लीनियर स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है, ठीक है? तो इसमें अगर आप याद करके जाते हैं, तो आपको याद करके क्या जाना है कि कॉलम के ऊपर क्या आना है, इनका सिंबल क्या है, इनका यूनिट क्या है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जो कॉलम की हेडिंग है, कॉलम में सिंबल है, कॉलम में यूनिट है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद और क्या चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए? अब जैसे यहाँ पे वेक्टर एडिशन वाला है, वेक्टर एडिशन वाले में आपको पता है आपने पेपर के ऊपर ड्रॉ करनी होती है। एक वाई शेप बनता है जब आप बेड्स को लटकाते हो, ये आपको ड्रॉ करना होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको रीडिंग ऐसा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें जो हमारा सबसे एंड में जो फ़ॉर्मूला है, ये हमारे पास जो अननोन वेट है नीचे की तरफ डब्ल्यू, ये अननोन वेट डब्ल्यू है वो किसके बराबर है? वो बराबर है पी साइन थीटा 1 प्लस क्यू साइन थीटा 2, ठीक है? ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, लेफ्ट वाला आपका पी है, राइट वाला आपका क्यू है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, अननोन वेट डब्ल्यू इसके बराबर है, तो ये देखें एक कॉलम आपका पी का है, एक क्यू का है, एक थीटा 1 का, एक थीटा 2 का, एक पी साइन थीटा 1 है, दूसरा क्यू साइन थीटा 2 एंड में पी वाई और क्यू वाई को जमा किया और फिर क्या है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आर। तो ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। अब इतना बड़ा टेबल है, बच्चा कि मैं इतना बड़ा टेबल कैसे याद करूँ? ना करो पूरा टेबल याद, आप ये फ़ॉर्मूला याद करो। ये फ़ॉर्मूला आपको याद है कि डब्ल्यू जो है वो इसके बराबर है, तो इससे आप पूरा टेबल नहीं बना सकते। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पाँचवाँ, ये छठा, फिर उन तीनों को ऐड करके। तो ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि इतने बड़े टेबल भी याद है ना, तो उनके लास्ट कॉलम का जो फ़ॉर्मूला अगर आप वो लर्न कर लें, तो आप पूरा टेबल उससे निकाल सकते हैं। अब कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चा ये कहता है कि मुझे पता होनी चाहिए? एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, जैसे जो फ्री फॉल मेथड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। इसमें आपको पता है आप बॉल गिलाते हैं
और अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इस एक्सपेरिमेंट में ना, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होता। अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक टाइमर वाला, इसमें कितने डिस्टेंस से आपने बॉल गिरानी है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका, ये जो बॉल गिराते हैं और बॉल गिराने का फिर आपने टाइम ऑफ फॉल नोट डाउन करना होता है। तो बेसिकली आपने 100 से गिरानी होती है, 90 से, 80 से, 70 से, 60 से, 50 से, 40 से। ज़रा ज़्यादा रीडिंग ले लें। ज़्यादा इसलिए रीडिंग ले लें क्योंकि एक तो आपने ग्राफ प्लॉट करना है, आपने इसमें ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने जो है फिर उससे जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये G2 = 2S/T², ये है इसकी इक्वेशन जी की वैल्यू। मैं इसका ग्राफ भी आपको दिखा देती हूँ। आपकी बुक में ही ये देखें, ये S/T² का ग्राफ बना हुआ है, ये देखें S/T² का, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 6 रीडिंग ली हुई हैं, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी T² की वैल्यू है 0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18। अगर ये फ्री फॉल वाला एक्सपेरिमेंट आपको आया हुआ है, ठीक है, और एग्जामिनर आपको कहता है यही करना है, और अब एग्जामिनर को पता लाइट नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे? दो ऑप्शंस हो सकती हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर जो आपका पेपर है, जैसे मिसाल के तौर पर ये मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में एक तो वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड आया हुआ है, दूसरा क्या है, शो दैट सिंपल पेंडुलम, फॉर द सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। हो सकता है वो आपको ये दे दे, वो कहे कि जी अब क्योंकि लाइट नहीं आ रही और पता है कि 3-4 घंटे तक नहीं आनी, तो वो आपको कहेगा चलो आप ये वाला कर लो, ठीक है। फिर तो लाइट का मसला ख़त्म हो गया। अब मैस ऑफ द बॉब अगर आपने करना है तो अब आपको क्या पता होना चाहिए। मैं आ जाती हूँ उसकी तरफ ताकि साथ ही ये भी हो जाए। ये 5B हमारा एक्सपेरिमेंट है मैस ऑफ बॉब वाला। इसमें हम लेते हैं मैसेज लेते हैं, उसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के बाद आपने लेंथ एक फ़िक्स करनी है। अब इसमें ये आपने बात याद रखनी है, लेंथ अगर आपके पेंडुलम की 100 सेंटीमीटर है ना, तो उसका टाइम पीरियड आता है 2 सेकेंड। ये सेकेंड्स पेंडुलम होता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, किसी मैदानी इलाके में हैं, जी की वैल्यू को इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही वहाँ पे, तो आपका 100 सेंटीमीटर लेंथ हो तो 2 सेकेंड ही आएगा, रिगार्डलेस ऑफ द मैथ। तो आपने लेंथ प्लस इंक्लूडिंग हुक अगर अपनी 100 अपने फिक्स रखी हुई है, तो मैथ्स आपका कोई भी हो, छोटा बड़ा चार जितने मर्जी मैसेज कर लें, तो आपका जो एंड में टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी इसको अगर हम 20 वाइब्रेशन ले रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो टाइम है वो 40s में, सारा 40s में ही आएगा, जितनी मर्जी रीडिंग ले लें। समझ में आ गई? तो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग हुक और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर आपने ये 100 फिक्स कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें सॉरी ये पीछे वाले में रेडियस ऐड होना था, तो इसमें जब एल डैश जो है बेसिकली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग हुक है, जो आपकी अगर सपोज 1 आपका रेडियस है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप 99 + 1 करेंगे, ठीक है। कि 99 और 99 जब आपका हो जाएगा एल डैश प्लस आर, यानी लेंथ क्या होगी 99 + 1, तो ये 100 बन गया। इसी तरीके से अगर आपका जो मैस है, जो आपका रेडियस है वो 2 है, तो फिर आप यहाँ पे 98 लोगे और फिर 98 प्लस जो आपका 2 होगा वो 100 बन जाएगा। यानी इनका सम आपने जो लेंथ है वो आपकी फ़िक्स लेनी है, रिगार्डलेस जो भी आपका रेडियस है, ठीक है। ये मैं फिलहाल यहाँ से कर रही हूँ। कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, उसमें आप कोई उल्टी सीधी रीडिंग नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि मेरी लेंथ 100 है, तो उसमें टाइम 2 सेकेंड ही आना है टाइम पीरियड। वो 1.9 या 1.8 लिखेंगे, वहाँ पे आपने फिर कुछ चीज़ गलत की है, कोई तरीका गलत हो गया जो आपका आंसर सही नहीं आ रहा। और क्या क्या स्टैंडर्ड है, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी स्टैंडर्ड है। वैल्यू ऑफ जी में S/T² आपका 500 आया, और S/T² की वैल्यू अगर आप लाइट आ रही है, ठीक है, अभी लाइट आ रही है और आपको उनके पास ऑपरेटर भी बिल्कुल सही वाला है, तो यहाँ से जब आप जी की वैल्यू 500 पुट करते हो यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाय 2, यानी S/T² जब आपका 500 है तो ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1000 से आप परसेंटेज एरर भी निकालते हैं कि कितनी आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कितनी स्टैंडर्ड वैल्यू है, और स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी आ गई है 1000, स्टैंडर्ड वैल्यू भी 1000 होती है, इसी तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू भी 1000 है, तो आपका 0% एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं कुछ, किस किस एक्सपेरिमेंट में स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब ये ज़रा गौर से देख लें। वैल्यू ऑफ जी इज़ अ स्टैंडर्ड,
ठीक है। इसी तरीके से मैथ स्प्रिंग सिस्टम में मैंने आपको टाइम पीरियड के बारे में भी बताया ना अभी, टाइम पीरियड भी एक स्टैंडर्ड होता है, लेंथ के साथ उसका रिलेशन होता है, तो जितनी आपने लेंथ लिखी है उस हिसाब से आएगा। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हो गया ना, ये भी एक स्टैंडर्ड है, अभी मैंने आपको दिखाया। और क्या स्टैंडर्ड होता है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 14A और 14B है, इसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 333 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है। फिर इसके बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, ये स्टैंडर्ड है। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू 1.45 से 1.55 के दरमियान में आपकी आ गई तो ठीक है। इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका क्रिटिकल एंगल होगा वो 42.5 होगा, ठीक है। और जो एंगल POQ होता है, जो आपका क्रिटिकल एंगल का हम लेते हैं डबल, वो फिर आपका 78 से 45 के दरमियान में आए तो सही कंसीडर होता है। फिर ये लिक्विड है, लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपने देखना है, और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 होता है, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, उनकी आंसर वही आना चाहिए। रीडिंग्स का आपको इशू हो रहा है, ठीक है, आपने नहीं ये परफॉर्म किया, आप छुट्टी पे थे उस दिन, आपको नहीं पता लग रहा मैं कहाँ से देखूँ किस रेंज में रीडिंग आती हैं, क्या है तरीका। एक तो मैंने आपको बताया है कि आपने रिवीजन में भी नहीं देख सके या आप वैसे भी नहीं देख सके, तो वीडियोस का तो ऑप्शन मौजूद है ना। बहरहाल आपको अगर रीडिंग्स देखनी है कि किस रेंज में, मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रही रट्टे मारने हैं, मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रही हूँ कि अगर आपकी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो आपने एक फिक्स रखी हुई है 70, तो 70 पे आपका टाइम पीरियड 1.67 आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ जी कितनी आई हुई है, 1000। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम 60, 70, 80, 90, लेंथ हमारी क्या होती जा रही है, लेंथ हमारी होती जा रही है इंक्रीज, तो टाइम पीरियड उसके हिसाब से हमारा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। लेकिन L/T/√L जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया। तो ये जो यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये नहीं हो सकता कोई बच्चा कहे कि मैंने 60.95 मेरी लेंथ ऑफ पेंडुलम है लेकिन टाइम पीरियड मेरा 40 आएगा, ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये जो लेंथ्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड फिक्स है 20 वाइब्रेशन का, और एक वाइब्रेशन का भी फिर फिक्स ही है, ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया अगर आपकी 100 टोटल लेंथ है तो उसका कितना होगा, उसका 2 आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से और कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ जी है। वैल्यू ऑफ जी जैसे अब आप यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो आपकी x/t² की वैल्यू है ना, ये वाली, ये 25 अगर आपकी आ जाती है, 25 के पास आ जाती है तो आपकी जी की वैल्यू ठीक होगी। अब बच्चा अगर ध्यान से करता है ना एक्सपेरिमेंट तो ये हो जाता है, ठीक है, और इसमें कोई बिजली नहीं चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट भी है ये एक्सपेरिमेंट। मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ये देखें जी, ये ग्राफ है अभी मैंने आपको जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम का दिखाया है। इसमें देखें एक्स की वैल्यू एक्सटेंशन 0, 3.1, 6.4, 9.1, 12.7 एंड 15.6, ये एक्सटेंशन है। कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन और उसका स्केल लिया वो ये वैल्यूज़ आई हैं। ये ग्राफ बना है, ग्राफ के बाद x/t की स्केल की वैल्यू कितनी है, 25, और उससे g की वैल्यू आपकी 9.8 एग्जैक्ट आ जाती है, ठीक है। तो आपको अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा चीज़ों का, ठीक है। एक और आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देती हूँ, जो रेजोनेंस ट्यूब वाला है उसकी भी देख लीजिए रीडिंग, ये प्रिज्म वाला है। अच्छा जी, अच्छा, इसमें जो आपके होते हैं ना, इस बार ये में भी कोई बिजली रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये डिफरेंस आपके ज़ीरो आने चाहिए। ये देखें, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। 323 या 333 भी अगर आपकी आ जाती है तो सही है। ये फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन है और ये फिर सेकंड रेजोनेंस पोजीशन, ठीक है। इसमें 326 आई हुई है, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। फिर इसके बाद प्रिज्म का देख लें जी, ये देखें प्रिज्म का 42.1 डिग्री ये क्रिटिकल एंगल है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये स्टैंडर्ड है, ये आप कोई 1.6, 1.8, 1.9 नहीं ले सकते। ये देखें वाटर का 1.3, ठीक है।
तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, इनको आपने एज अ स्टैंडर्ड ही लेना है, इनको आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना। पार्ट 2 के एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। पार्ट 2 के एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के ग्राफ हैं, उनमें जो ग्राफ की हमारे पास बिजली वाले एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं, ताकि आपका ये चीज़ कि अगर लाइट नहीं आ रही तो क्या होगा, तो हमें क्या याद करके जाना है और क्या पूरा टेबल याद करके जाना है। तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें एक तो फोटो सेल में ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, इन सब के लिए बिजली चाहिए, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी वाला है। तो अब ये है कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला भी इलेक्ट्रिसिटी वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले। ये भी इलेक्ट्रिसिटी वाला है, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, ठीक है। तो 9 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, और अगर आपको ये आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं करने हैं। हो सकता है सिर्फ 1 घंटे की लोड शेडिंग हो। एग्जामिनर आपको क्या होती है, मैं पार्ट 1 का कर लो, बिजली आती है तो ये कर लो। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इनमें क्या याद करके जाना है, क्या पता होना चाहिए आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे आ जाएं, स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, इसमें ये सारी चीज़ है जो आपने लिखनी है, इनके ही नंबर है। मार्किंग स्कीम देख लें, ये मार्किंग स्कीम में देखें, सर्किट डायग्राम के 1 नंबर, करेक्शन के 2 नंबर, इन चीज़ों के नंबर है, प्रोसीजर का कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपकी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, किस रेंज में ली है, 1 2 3 4 5। कोई बच्चा यहाँ पे 500 1000 2000 ले ले तो ये एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस आपने याद रखनी है कि जब हम रेजिस्टेंस लेंगे तो रेजिस्टेंस उस रेंज में लेनी है जिस रेंज में रिजल्टेंट की रेजिस्टेंस होते हैं। जो हमारे पास जो अननोन है उसकी रेजिस्टेंस किस रेंज में, 8 में, तो हमने इन अननोन भी उसी रेंज में ही लेना है, ठीक है। ये कोई हज़ारों में आई है, 1 यूनिट में वैल्यू है ना 8.7, तो आपने अप्लाई रेजिस्टेंस भी इतनी करनी है। 2 ले ले, 4 ले ले, 6 ले ले, 8 ले ले, 10 ले ले, बस ये आपको पता होना चाहिए। कोई बच्चा चला गया वहाँ पे, रेजिस्टेंस बॉक्स उसने लगा लिया, सब कुछ कर लिया, और लगाने के बाद वो के मैं 500 निकाल लेता हूँ, तो बेटा वो एग्जामिनर को पता लग जाएगा इसको कुछ नहीं आता। अब इसी तरीके से यहाँ पे सर्किट डायग्राम आपने लर्न करनी है, उसको बनाना है, एज इट इज़ बनाना है, उसमें गलती ना हो। एक दफ़ा देख लिया गौर से, बंद किया, बनाया, बनाने के बाद उसको अपनी कॉपी खोल के चेक किया क्या मिस्टेक है, वो दोबारा से अपनी मिस्टेक करेक्ट की और फिर दोबारा से बनाया। इस तरीके से तब तक बनाना है जब तक आपकी गलती ख़त्म ना हो जाए। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आ जाए। इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है 30 28 26। सब बच्चों ने इन्हीं वैल्यूज़ पे, इन्हीं फिक्स वैल्यूज़ पर रीडिंग लेनी है। कोई 29 से स्टार्ट नहीं करेगा इसको। क्यों? क्योंकि मार्किंग स्कीम में मेंशन है कि आपने इवन नंबर पर ये रीडिंग लेनी है। एडजस्ट द सूटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स टू गेट इवन नंबर डिफ्लेक्शन ऑन गैल्वेनोमीटर। कितना मार्क्स है इसका, देख रहे हैं, 1.5 मार्क्स। एडजस्टमेंट ऑफ सूटेबल शंट रेजिस्टेंस टू मेक फुल डिफ्लेक्शन, 1.5। ये आपको लैब में ही नंबर मिलने हैं, ठीक है ना। अब जो इवन नंबर है वो 30 है, किसी ने 29 ले लिया तो वो फिर गलत हो जाएगा, वो फिर सही नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये जो वैल्यू रेजिस्टेंस की है ये 4000 के पास आती है। किसी की 38 भी हो सकती है, किसी की 42 भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन रेंज आपने याद रखनी है कि 4000 के पास मेरी पहली रीडिंग होगी और आखिरी रीडिंग मेरी किस पे आ रही है, 6000 के पास आ रही है, ठीक हो गया। एंड में जो आपकी शंट रेजिस्टेंस है ये आपको पता है ये फिक्स होती है। ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड हम करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स आपके साथ डिस्कस हुए हुए हैं सारे कुछ। इसमें ये भी आता है कैलकुलेट करंट फॉर सपोज 25 डिवीजन आ गया, 30 डिवीजन आ गया, ये भी आपके साथ डिस्कस हुआ हुआ है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ हुआ है और उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। बारह मेरा फिलहाल वीडियो का मकसद ये है कि आपने क्या याद करके जाना है। आपने ये चीज़ें याद करके आपको पता होनी चाहिए, इसकी रेंज पता हो और आंसर की रेंज पता हो। कि लाहौर बोर्ड में जो आपको मिलते हैं गैल्वेनोमीटर मोस्टली उनके 100 के पास ही होती है। इसमें ग्राफ भी बनाना है, इसका ग्राफ ये पीछे इधर मौजूद है। ये यहाँ पर जो शुरू में ग्राफ है इनमें आर क्रॉस एस और आर माइनस एस का ग्राफ मौजूद है। तो ये आर क्रॉस एस की वैल्यू आपको पता है, आर माइनस एस की वैल्यू आपको पता है, इनकी रेंजेस पता है, तो आप आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या?
ये देखें, ये आर प्रोसेस और RMSS की ये वैल्यूज़ हैं, ग्राफ भी बना हुआ है, ठीक है, ग्राफ के इसके मार्क्स हैं। तो आर प्रोसेस की वैल्यू आपको पता है, RMSS की पता है, जी निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इसमें क्या रेंज है, इसमें 500 है, 1000 है, 1500 है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 1 2 3 4 रेजिस्टेंस लिखेगा तो क्या कभी उसका काम होगा? उसका काम कभी भी नहीं होगा। तो अपनी रेंज के बारे में आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस रेंज में वैल्यूज़ लेनी है। ये जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वाला आपका एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम 500 करके अपनी रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। आसान, इसके तो सर्किट डायग्राम भी बहुत आसान है, ठीक है। 0 की, 500 की, 1000, 1500, 2000, 2500 कोरस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर रीडिंग आई, उसका इन्वर्स आया और रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ वोल्ट मीटर में ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। और उसका हम एक्स इंटरसेप्ट देखते हैं, जहाँ पे मिलेगा वही हमारी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होती है, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। कन्वर्जन वाला बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट है, ये मत करना, ठीक है। ये हमारे पास है, ये भी बहुत आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब ये देखिए, लास्ट कॉलम का अगर आपको फार्मूला याद है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, L1 माइनस L2 अपॉन L2 मल्टीप्लाई बाय आर। तो एक हमारे पास L1 की इन्फॉर्मेशन टेबल के ऊपर है, एक कॉलम L2 का है, एक कॉलम आर का है। सर्किट डायग्राम लर्न कर लें, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल आपने सर्किट डायग्राम बनानी है, इसी को देख के आपने कनेक्शन करने हैं। वीडियो मौजूद है, मजीद आप उससे देख सकते हैं। L1 शुड बी ग्रेटर देन L2। रेजिस्टेंस किस रेंज में लिया है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लास्ट कॉलम याद है, पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या था, लास्ट कॉलम में ये देखें, x इज इक्वल टू आर L2 अपॉन L1। एक कॉलम आर का, एक कॉलम L1 का, एक कॉलम L2 का, ये याद है। लास्ट वाला कॉलम में जो फॉर्मूला है, x रो इज इक्वल टू x पाई आर स्क्वायर ओवर एल। x टेबल से आया, पाई पता होता है, आर रेडियस ऑफ द वायर, स्क्रू गेज से निकाली, लेंथ ऑफ वायर, वायर को हम मीटर रोड पे रख के उसकी लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े से मैंने एक्सपेरिमेंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, कि कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू आपसे डिस्कस किए हैं, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या हमने लर्न करके जाना है और क्या हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो गेट्स वाले एक्सपेरिमेंट हैं, इसमें आपको पता है कि कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती है, बस आपको ये सही तरीके से सारी सर्किट डायग्राम तो टेबल वगैरह आपने बनाने हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी।